हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास अंग्रेजी ज्ञान ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन को समझते हुए। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ या रहे हो मिल जाए और साथ ही साथ मिल जाए आपको इस तरीके के वाक्य में समय को बताने वाले शब्दों के साथ से, तो याद रखिएगा इस तरीके के वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य होता है। इसके अलावा इस तरीके के वाक्य से हमें ये पता चलता है कि वो काम या क्रिया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो पास में शुरू हो चुकी है, लेकिन वह वर्तमान में अभी भी जारी है और कुछ और समय तक वह क्रिया जारी रह सकती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम दिए गए वाक्य में इन सब चीज़ों को देखेंगे और इस तरीके से हम पहचान पाएंगे कि ये दिया गया वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है या नहीं है। तो आइए दो एग्जांपल्स के जरिए इसको समझ लेते हैं। पहला वाक्य है वह सुबह से घर पर टीवी देख रही है। दूसरा वाक्य है बच्चे 2 दिनों से यहाँ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो देखिए पहले वाक्य के अंत में रही आ रहा है और साथ ही साथ यहाँ जो समय है सुबह सुबह के साथ लिखा हुआ आ रहा है से। तो इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि ये पहला दिया गया वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य। दूसरे वाक्य के अंत में भी देखिए यहाँ पे आ रहा है रहे हैं और यहाँ जो समय है 2 दिनों के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है से। तो इस तरीके से ये बात भी स्पष्ट है कि दिया गया जो दूसरा वाक्य है ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। ठीक है। तब जब हम इसके एग्जाम्पल के जरिए समझ चुके हैं कि किस तरीके के वाक्य में दिए जाते हैं, तो आइए हम बात कर लेते हैं इसके रूल के बारे में। आज के इस टेंस के रूल को हम सीखेंगे एक ट्रिक के जरिए, और अगर आपने वीडियो के थंबनेल को देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि इस ट्रिक को मैं कहता हूं कि बजाना है बीन। बजाना है बीन, जिससे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का टॉपिक आपके इशारों पर नाचेगा तक धिना धीन। ठीक है ना। तो आइए इस ट्रिक को सीखते हैं कि ये ट्रिक क्या बताता है, जिसको हम कहते हैं बजाओ बीन। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल को अगर समझना है, सिलसिलेवार ढंग से समझना है, सिस्टमेटिक ढंग से समझना है, तो आपको सिर्फ इसको रटना नहीं है बल्कि आपको समझना है कि ये रूल जो है ये रूल किस तरीके से हमें मिलता है। तो अगर आप देखेंगे इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आप इस बात को समझ चुके हैं कि इस टेंस के नाम में 2 टेंस का नाम है, एक है प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो इन्हीं 2 टेंस के नाम को समझते हुए और इन्हीं 2 टेंस से हम आज के इस टेंस को मिलाकर इसके रूल को समझने की कोशिश करते हैं सिलसिलेवार ढंग से। तो हमें आपको मालूम है कि किसी भी टेंस के रूल में हमें 2 चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उनको समझना होता है, उन्हें लिखना होता है, वो होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो आइए समझते हैं कि इस टेंस के सिर्फ नाम से किस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जान सकते हैं, और उसके बाद आपने ट्रिक बजाना है बीन को यूज़ करते हुए इस टेंस के रूल को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमें इस टेंस में यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ और हैव। और इस टेंस में जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमें यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो मेन वर्ब होता है वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है ना। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी नहीं है, ढंग से आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो इन दोनों ही टॉपिक पर बनाए गए मेरे वीडियो के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट का और मेन वर्ब को यूज़ करना हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लेकिन भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो नहीं है ना, ये तो एक नया टेंस मिलकर बनकर आया है हमारे पास, और उस नया टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसमें हमने क्या करना है अलग से, इसी बात को आज के इस रूल में, इस ट्रिक के जरिए हमने समझना है। तो समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव रूल में क्या लिखना है। पॉजिटिव रूल में हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को, यानी कि दिए गए वाक्य में जो भी किस तरीके का काम कर रहा है उसको हमने लिखना होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। और हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट का, और परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? वो है हैज़ या हैव। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये टेंस तो भाई बिल्कुल अलग और नया टेंस बनकर आया ना तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बल्कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें अलग क्या होगा? तो अलग क्या होगा इसी को आपने याद रखना है। इसको मैं ट्रिक के तौर पे कहता हूं कि इसमें हमने
क्या ट्रिक यूज़ करना, वो यूज़ करना है बजाना है बीन। बजाना है बीन किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो ये बीन क्या है, ये बीन है, बीन BEEN, स्पेलिंग है इसकी BEEN, बीन। इस हेल्पिंग वर्ब में हमने अलग से एक और हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे लिख देना है और वो है बीन, BEEN, और इसको मैं ट्रिक के तौर पे कहता हूँ बजाना है बीन। तो आपको एक बार बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही इस बीन का यूज़ नहीं करना है। आपको जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, सभी में इस बीन का यूज़ करना है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। यानी कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं उनमें आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ बजाना है बीन। और जब आप इस चीज़ को सीख जाओगे कि यहाँ आपको बजाना है बीन, तो आज का ये जो टॉपिक है और जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का टॉपिक है वो आपके इशारों पर नाचेगा तक दिना धीन। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब हम जान चुके हैं कि भाई हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो हम बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में। और मेन वर्ब को मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपने मेन वर्ब का जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है ना। चौथे नंबर पे हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए मैंने बताया कि अगर आप समझ नहीं पाएंगे कि भाई दिए गए वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपने क्या करना है, जो भी दिए गए वाक्य में आपका वर्ब है, जिस भी काम के बारे में बात की जा रही है, उसके साथ आपने कुछ प्रश्न पूछने हैं, जैसे कि क्या, किसे, किसको और किसकी, और उस प्रश्न के उत्तर में जो भी आपको जवाब मिलता है वही अक्सर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद हमने लिखना होता है अदर वर्ड्स को, यानी कि इसके बाद जो बच रहा है उसको लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे सिंस या फॉर में से किसी एक को, और फिर लिखेंगे हम सबसे आखिर में लिखेंगे टाइम को। ठीक है ना। तो यहाँ आपको ध्यान देना है एक पॉइंट पर, वो है पॉइंट नंबर 5 की अदर वर्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद आपको अदर वर्ड लिखना है। अदर वर्ड क्या है, अदर वर्ड आपको सिंस और फॉर और प्लस में टाइम के बाद जो कुछ भी बचा मिलेगा, और ऊपर के जो 3 पॉइंट है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है, और ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर और टाइम के बाद जो भी बचा हुआ मिलेगा आपने उसको अदर वर्ड के तौर पे ठीक ऑब्जेक्ट के बाद लिख देना है। इस बात को आपने ध्यान देना है। नेगेटिव रूल को देख लेते हैं। नेगेटिव रूल में भी हमने क्या करना है, नेगेटिव रूल में भी हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना होता है। पॉइंट नंबर 2 में हम लिखेंगे हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 4 में हमने ऑब्जेक्ट को लिखना है। पॉइंट नंबर 5 में हम अदर वर्ड्स को लिखेंगे। अदर वर्ड्स में आपको बता चुका हूँ कि ऊपर के बताए हुए चारों पॉइंट, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और नीचे जिनको बताने वाला हूँ सिंस, फॉर और टाइम, उसके अलावा जो कुछ भी बच जाता है उसे हमने ऑब्जेक्ट के बाद लिखना होता है। तो अदर वर्ड्स के बाद हम लिखेंगे सिंस या फॉर को, और उसके बाद लिखेंगे हम टाइम को। ठीक है ना। तो ये हमारा रूल है, पॉजिटिव और नेगेटिव रूल। और मैं आपको बता दूं कि इस टेंस में और बाकी के सभी टेंस में मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव रूल को डिस्कस करा हुआ है। इसके पीछे कारण बस इतना ही है कि हर एक टेंस में मैं आपको नेगेटिव या इंट्रो नेगेटिव के सेंटेंस के रूल को नहीं बताना चाहता, क्योंकि जैसे ही हमारा टेंस का सीरीज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो, और उस वीडियो में मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप सभी जितने भी टेंस है सभी के इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में बड़े आराम से ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने हैज़ बीन का और हैव बीन का यहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो याद रखिएगा, अगर आपको सब्जेक्ट के तौर पे मिल जाए ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता, तो आपने वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करना है हैज़ बीन का। और अगर आपको सब्जेक्ट के तौर पर मिल जाए आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन करता, तो वहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ करना है हैव बीन का। ठीक है ना। तो आइए इसको समझ लेने के बाद हम यहाँ डिस्कस करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, वो ये कि सिंस और फॉर का प्रयोग हमने कहाँ करना है। याद रखिएगा, सिंस का प्रयोग हम उन समय को बताने वाले शब्द के साथ करते हैं जिसमें किसी तरीके की संख्या ना हो, या जिसमें कोई संख्या ना आए। जैसे देखिए यहाँ पे सुबह से और सोमवार से, अगर इस वाक्य में अगर आप देखें इस समय में देखें कि सुबह है, तो सुबह में किसी भी संख्या के बारे में नहीं बताया जा रहा है, जैसे कि 1, 1, 2, 3 कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सुबह से की इंग्लिश हो जाएगी सिंस मॉर्निंग, और सोमवार से की इंग्लिश हो जाएगी सिंस मंडे। लेकिन इसके कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शन भी है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि सिंस का प्रयोग हमने करना है जहाँ पे गिनती ना हो, जहाँ पर संख्या ना हो। लेकिन 2 अपवाद है इसके, एक है बजे और दूसरा सन। अगर बजे और सन मिल जाए तो भले उसमें काउंटिंग ही क्यों ना हो, तो भी हमने वहाँ पे सिंस का प्रयोग करना है। जैसे 10 बजे से की इंग्लिश हो जाएगी सिंस 10 o'clock, और सन 2021 से की इंग्लिश हो जाएगी सिंस 2021। ठीक है ना। तो इतना आपको ये समझना है इसके बारे में। आइए सिंस के प्रयोग को जब समझ चुके हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमने फॉर का यूज़ कहाँ करना है। तो फॉर का प्रयोग हम समय को बताने वाले उन शब्दों के साथ करते हैं जिसमें किसी तरीके की संख्या हो।
सिंस में मैंने बताया था कि वहाँ संख्या नहीं होनी चाहिए, फॉर में संख्या होनी चाहिए। संख्या जैसे काउंटिंग 1 2 3 इनमें से कोई भी जो काउंटिंग आता हो तो ये होना चाहिए। जैसे 7 दिनों से 2 महीनों से, तो 7 दिनों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, 7 दिनों की इंग्लिश हो जाएगी 4 7 days, और 2 महीनों से की इंग्लिश हो जाएगी 4 2 month। लेकिन जैसा कि हमारे पास सिंस का अपवाद है, एक्सेप्शन है, उसी तरह से हमारे पास फॉर का भी अपवाद है। क्या है, जैसे कि अगर आपको मिल जाए लंबे समय से, बहुत समय से, कुछ समय से, तो यहाँ भले ही काउंटिंग नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे फॉर का यूज़ करा जाना है। जैसे लंबे समय से की इंग्लिश हो जाएगी फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय से, बहुत दिनों से का हो जाएगा फॉर मेनी डेज, और कुछ दिनों से की इंग्लिश हो जाएगी फॉर सम डेज। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने फॉर और सिंस के प्रयोग को भी अच्छे तरीके से समझ लिया। आइए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरीके से इस रूल का यूज़ करते हुए हमने वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमने एक पॉजिटिव सेंटेंस को देखना है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आपको भाई ये रूल तो याद होना ही चाहिए, और ये रूल हमें कहता है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखना होता है, दूसरे में हमने हैज़ बीन या हैव बीन को लिखना होता है, फिर तीसरे पॉइंट में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को लिखना होता है, पॉइंट नंबर 4 में हमने ऑब्जेक्ट को लिखना होता है, उसके बाद हम अदर वर्ड्स को लिखते हैं, फिर लिखते हैं सिंस या फॉर, और उसके बाद हम लिखते हैं टाइम को। तो आइए इस वाक्य को पढ़ लेते हैं। ये वाक्य है, वह सुबह से घर पर टीवी देख रही है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, मैंने लिखना है सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है वह, और वह की इंग्लिश होगी यहाँ पे सी। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 में हमने यूज़ करना है या तो हैज़ बीन का या हैव बीन का। आप देखेंगे हमें यहाँ पे सब्जेक्ट क्या मिला है, सब्जेक्ट मिला है सी। तो सी के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हैज़ प्लस में बीन का, यानी कि यहाँ भी हमें बीन बजाना है। ठीक है ना। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हमने यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। इस वाक्य में हम वर्ब देखते हैं, क्रिया देखते हैं, तो क्रिया क्या हो रहा है यहाँ पे, देखने का, देखने की इंग्लिश होती है वॉच, लेकिन हम यहाँ वॉच को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसकी आईएनजी फॉर्म को लिखना है, तो इसकी आईएनजी फॉर्म बन जाएगी वॉचिंग। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 में हमने ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने क्या बताया, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि दिए गए वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, तो आपने क्या करना है, दिए गए वाक्य में जो भी वर्ब उसके साथ पूछना है क्या, किसे, किसको। तो आइए ये प्रश्न पूछते हैं और ढूंढते कि इस वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। सवाल, ये प्रश्न दिया गया था, वाक्य दिया गया था, वह सुबह से घर पर टीवी देख रही है। हम पूछेंगे कि वह सुबह से क्या देख रही है, तो जवाब मिलेगा टीवी। यही हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। अदर वर्ड में हम देखेंगे इसके बाद जो बच रहा है, इसके बाद ये बच रहा है वो है घर पर, तो घर पर की हो जाएगी एट होम। इसके बाद हमने यूज़ करना है सिंस या फॉर का, फॉर में से किसी एक का। तो इस वाक्य में जो हमें समय दिया गया है, जो टाइम दिया गया है सुबह से, इस पर कोई भी संख्या नहीं है, तो मैंने क्या होता है, जब संख्या ना हो तो हमने वहाँ पे सिंस का यूज़ करना है। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे टाइम को। यहाँ पे जो टाइम जिस वक्त के बारे में बताया जा रहा है वो है सुबह, सुबह की इंग्लिश होती है मॉर्निंग। तो इस पूरे वाक्य की सिस्टमेटिक वे से, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट जो हमने समझा, तो इस पूरे वाक्य की जो इंग्लिश बनेगी वो बनेगी, जो वाक्य है वह सुबह से घर पर टीवी देख रही है, इस वाक्य की जो इंग्लिश बनेगी वो बनेगी सी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी एट होम सिंस मॉर्निंग। ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से बड़े आराम से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इस पॉजिटिव रूल का इस्तेमाल करते हुए इस वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। तो आइए, जब पॉजिटिव सेंटेंस को हमने हिंदी से इंग्लिश में वाक्य को जो है ट्रांसलेट करना सीख लिया है, तो सीखेंगे कि किस तरीके से नेगेटिव वाक्य को हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और इसके लिए हमने इस टेंस का, इस रूल का यूज़ करना है। और ये रूल हमें से कहता है कि सब्जेक्ट के साथ हमने हैज़ या हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन का इस्तेमाल करना है, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना है, फिर हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, फिर हमने अदर वर्ड्स का लिखना है, फिर सिंस या फॉर के साथ हम टाइम को लिखेंगे। तो आइए ये वाक्य पढ़ लेते हैं। वाक्य है, बच्चे 2 दिनों से यहाँ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखना है। यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बच्चे, बच्चे की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन। पॉइंट नंबर 2 में हमने हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने या तो हैज़ नॉट बीन को लिखना है या तो हैड नॉट बीन को लिखना है, या तो हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। हमें यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे मिला है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के साथ हमने हैव बीन का यूज़ करना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि चिल्ड्रन हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है। लेकिन क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ हैज़ बीन नहीं लिखेंगे, बल्कि हमने क्या लिखना है, सिर्फ हैव बीन नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखना है, हमें लिखना है यहाँ हैव नॉट बीन को। ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमने अगले पॉइंट पर लिखना है क्रिया को। यहाँ क्रिया क्या हो रही है, यहाँ क्रिया हो रही है खेलना। खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, लेकिन हमें इसकी आईएनजी की फॉर्म लिखना है, तो प्ले के साथ अगर हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है प्लेइंग। ठीक है ना। फिर पॉइंट नंबर 4 में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बताया कि अगर दिए गए वाक्य में आप ये ना समझ पाए कि दिए गए वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या, तो मैंने बताया था कि दिए गए वाक्य में क्या करना है आपको, दिए गए वाक्य में जो भी वर्ब है उसके साथ अपने कुछ सवाल पूछना है, जैसे कि क्या, किसे, किसको या किसकी। आइए इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं, इस वाक्य को एक बार फिर से पढ़ते हैं और प्रश्न पूछकर हम देखते हैं कि हमारे इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम ये जो प्रश्न, ये जो हमें सेंटेंस दिया गया था वो दिया गया था, बच्चे 2 दिनों से यहाँ क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो हम यहाँ पूछेंगे कि बच्चे 2 दिनों से यहाँ क्या नहीं खेल रहे हैं, तो हम पता चलेगा क्रिकेट। तो यही हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना।
उसके बाद हम अदर वर्ड्स को लिखेंगे, अदर वर्ड से यहाँ की इंग्लिश है हियर। उसके बाद हम सिंस या फॉर में से किसी एक को लिखेंगे और यहाँ टाइम देखेंगे, टाइम यहाँ पे 2 दिनों से, जो कि 2 एक संख्या है, तो इसलिए हमने यहाँ पे टाइम के साथ क्या यूज़ करना, हमने यूज़ करना 4 को। और उसके बाद हम लिखेंगे टाइम को, टाइम यहाँ क्या दिया 2 दिन, तो 2 दिन की इंग्लिश होती है 2 डेज, ठीक है ना। इस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से 1 बाय 1 इन पॉइंट बाय पॉइंट इन सभी को डिस्कस करने के बाद ये जो वाक्य है, बच्चे 2 दिनों से यहाँ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इस वाक्य की जो इंग्लिश बनी वो बनी चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट हियर फॉर 2 डेज, ठीक है ना। देखा आपने किस तरीके से बड़े आराम से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशनल टेंस के नेगेटिव वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। आइए इस रूल का इस्तेमाल करते हुए कुछ वाक्य को हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने कुछ वाक्य को जो है इसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव वाक्य को हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और इसके लिए आपको ये दोनों रूल याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहला वाक्य देख लेते हैं। पहला वाक्य, वह सुबह से मोबाइल पर गेम खेल रहा है। तो इस वाक्य में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इस वाक्य में सबसे पहले हमने लिखना है सब्जेक्ट को, और ये वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस का रूल यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश होती है ही। उसके बाद हमने यूज़ करना है हैज़ बीन को या हैव बीन को, क्योंकि ही है यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे, हमने यहाँ हेल्पफुल वर्ब के तौर पे लिखना है हैज़ बीन को। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हमने लिखना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ हम देखते हैं क्रिया क्या हो रही है, यहाँ क्रिया हो रही है खेलना, खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, हमें इसकी आईएनजी फॉर्म लिखनी है और आईएनजी फॉर्म हो जाएगी प्लेइंग, ठीक है ना। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, पूछेंगे सवाल और देखेंगे इस वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट क्या, हम पूछेंगे वह सुबह से क्या खेल रहा है, तो आपको मालूम चलेगा वह सुबह से गेम खेल रहा है। तो गेम ये मैंने लिख दिया यहाँ पे उसके गेम, जिसका जो कि हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम अदर वर्ड को लिखेंगे, अदर वर्ड हमारे यहाँ पे है मोबाइल पर, मोबाइल की इंग्लिश होगी ऑन मोबाइल, ठीक है ना। उसके बाद हमने सिंस या फॉर में से किसी एक को यूज़ करना है। यहाँ देखेंगे जो समय दिया गया है वह सुबह, सुबह में कोई भी गिनती नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, तो हमने सिंस का यूज़ करना है, ये मैंने लिख दिया सिंस। उसके बाद हमें समय को लिखना है, समय सुबह, सुबह की इंग्लिश होती है मॉर्निंग। इस तरीके से वह सुबह से मोबाइल पर गेम खेल रहा है, इस वाक्य की जो इंग्लिश बनेगी वो बनेगी ही हैज़ बीन प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखते हैं कि जो दूसरा वाक्य है उसे हम किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। दूसरा वाक्य है वे लोग सुबह से पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस का ही रूल यहाँ यूज़ करना है। यहाँ सबसे पहले वे लोग सुबह से पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं, हम अपने सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, सब्जेक्ट हमारा वे लोग की इंग्लिश होती है दे, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर या तो हैव बीन का या हैज़ बीन का यूज़ करना है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के तौर पर हैव मिला है, तो हैव के साथ हमने हैव बीन का यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ यूज़ कर दिया हैव बीन को। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को लिखना है। यहाँ जो वर्ब है, जो भी जिस भी काम के बारे में बात की जा रही है वो है खेलना, खेलना के लिए प्ले, और हमने इसके आईएनजी फॉर्म लिखना है, तो ये मैंने लिख दिया प्लेइंग। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए हम पूछेंगे, फिर यहाँ पे वही प्रश्न हम पूछेंगे वे लोग सुबह से पार्क में क्या खेल रहे हैं, तो हमें जवाब मिलेगा क्रिकेट, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने यूज़ करना ऑब्जेक्ट को, इस वाक्य में हमारा जो अदर वर्ड है वो अदर वर्ड है पार्क में, पार्क में की इंग्लिश हो जाती है इन द पार्क, ठीक है ना। इसके बाद हमने सिंस या फॉर के साथ टाइम का यूज़ करना है, तो पहले हम देखेंगे सिंस का यूज़ करेंगे या फॉर का यूज़ करेंगे। तो इस वाक्य में देखिए हमारा जो समय है वो है समय दिया गया सुबह, इसमें कोई भी संख्या नहीं है, तो हमने यहाँ सिंस का यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया सिंस का, ठीक है। इसके बाद हमने क्या यूज़ करना है, इसके बाद हमने यूज़ करना है टाइम का। इस वाक्य में जो टाइम दिया गया वो टाइम दिया गया सुबह, सुबह की इंग्लिश होती है मॉर्निंग, तो मैंने ये लिख दिया मॉर्निंग। इस तरीके से वे लोग सुबह से पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं, इस वाक्य की इंग्लिश बनेगी दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। आइए दो पॉजिटिव सेंटेंस को सीखने के बाद हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को हमने किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। तो ये रहा नेगेटिव सेंटेंस, और इसके लिए हमने नेगेटिव रूल को यूज़ करना है, ऑब्वियस सी बात है, इसको हम देखते हैं। तो जो वाक्य है ये है तुम 2 दिनों से स्कूल में टेंस नहीं सीख रहे हो, क्योंकि यहाँ नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस है, इसका रूल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस वाक्य में सब्जेक्ट को ढूंढना है, सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश होती है यू, मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर पॉइंट नंबर 2 में हमने या तो हैज़ नॉट बीन को लिखना है या हैव नॉट बीन को, क्योंकि यू के साथ हम हैव बीन का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने हैव बीन का यूज़ करना है, लेकिन ये क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस तो हमने हैव बीन को ना लिखकर हमें क्या करना है, हैव नॉट बीन को यूज़ करना है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया हैव नॉट बीन, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 में हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को लिखना है। यहाँ जिस वर्ब के बारे में बात की जा रही है वो सीखना, सीखना की इंग्लिश होती है लर्न, और इसकी आईएनजी फॉर्म में चाहिए तो हमने इसको लिख दिया यहाँ लर्निंग, ठीक है ना। फिर पॉइंट नंबर 4 में हमने ऑब्जेक्ट को लिखना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखेंगे, पूछेंगे सवाल और देखेंगे कि हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है। हम पूछेंगे तुम 2 दिनों से स्कूल में क्या नहीं सीख रहे हो, तो जवाब मिलेगा टेंस, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम लिखते हैं अदर वर्ड्स को। इस वाक्य में अदर वर्ड है स्कूल में, स्कूल में इंग्लिश होगी इन स्कूल, ठीक है ना। उसके बाद हमने लिखना है सिंस या फॉर में से किसी एक को। तो देखेंगे यहाँ जो टाइम दिया गया है, जो समय दिया गया है वो एक गिनती यानी 2 है, तो गिनती यानी कि संख्या जिस भी समय हो, मैंने क्या बताया तो वहाँ पे फोरकास्ट करना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 4, ठीक है ना। उसके बाद हमने लिखना है टाइम, तो यहाँ पर टाइम क्या दिया गया 2 दिन, 2 दिन के लिए होगी 2 डेज, ठीक है ना। इस तरीके से ये पूरा वाक्य जो तुम 2 दिनों से स्कूल में टेंस नहीं सीख रहे हो, इसकी जो इंग्लिश बन के आई है वो बन के आई है यू हैव नॉट बीन
लर्निंग टेंस इन स्कूल फॉर 2 days, ठीक है ना। इसके बाद हम एक ऐसे वाक्य को देखते हैं जिस वाक्य में हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसे वाक्य दिए जाते हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, तो इस वाक्य को देख लेते हैं, इसको भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ वाक्य दिया गया है, वह सन 2000 से मलेशिया में रह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ ये पॉजिटिव सेंटेंस, हमने पॉजिटिव सेंटेंस का रूल यूज़ करना है। तो सबसे पहले वह, यहाँ जो हम सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट हमारा वह, यहाँ वह की इंग्लिश होती है ही, क्योंकि यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट के तौर पे हमें ही मिल रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या यूज़ करना है, हैज़ बीन या हैव बीन को। तो ही के साथ हमने क्या यूज़ करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, ही के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन का। तो मैंने यहाँ यूज़ कर दिया हैज़ बीन का। फिर पॉइंट नंबर 3 में हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को लिखनी होती है। यहाँ पे देखते हैं कि वर्ब क्या हो रहा है, वर्ब हो रहा है रहना का, रहना के इंग्लिश लीव, और उसकी आईएनजी फॉर्म बन जाएगी लिविंग, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में हमने ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो हम बढ़ते हैं आगे की और हमें लिखना है अदर वर्ड को। तो यहाँ अदर वर्ड क्या है, मलेशिया में, तो मलेशिया में इंग्लिश होगी इन मलेशिया, ठीक है ना। उसके बाद हम सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है, जो समय दिया गया है वो सन 2000, और यहाँ पे संख्या तो है लेकिन ये सन है, और मैंने क्या बताया था, सन हमारा अपवाद है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे, यहाँ अपवाद है, तो हमने यहाँ पे संख्या होने के बावजूद हम यहाँ फॉर नहीं बल्कि सिंस का यूज़ करेंगे, इसलिए इसकी इंग्लिश बन जाएगी सिंस 2000। इस तरीके से वह सन 2000 से मलेशिया में रह रहा है, इस वाक्य की जो इंग्लिश बनेगी वो बनेगी ही हैज़ बीन लिविंग इन मलेशिया सिंस 2000, ठीक है ना। आइए आखिरी वाक्य को देख लेते हैं। ये आखिरी वाक्य है एक ऐसा वाक्य जिसमें हमें अदर वर्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो हमने इसको, इसमें वाक्य सिर्फ अदर वर्ड को नहीं लेना, बाकी सब वैसे का वैसे हमने रूल को यूज़ करना है। तो वाक्य है, तुम सुबह से यह कहानी पढ़ रहे हो। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस, हमने यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट है हमारा तुम की इंग्लिश होती है यू। उसके बाद हमने क्या यूज़ करना है, हैव बीन या हैज़ बीन को, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो यू है यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के तौर पे मिला है, हमने यहाँ पे हैव बीन का यूज़ करना है, तो यू के साथ मैंने लिख दिया हैव बीन। उसका पॉइंट नंबर 3 में हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को लिखना है। यहाँ जिस काम के बारे में बात की जा रही है वो है पढ़ना, पढ़ना के लिए रीड, और हमने इसकी आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया रीडिंग, ठीक है ना। इसके बाद मैंने क्या बताया, इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, और ऑब्जेक्ट को लिखना, हम पता करेंगे इस वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, प्रश्न पूछते हुए। तुम सुबह से क्या पढ़ रहे हो, तो हमें मालूम चलेगा यह कहानी, तो यह कहानी की होगी दिस स्टोरी, ठीक है ना। इसके बाद इस वाक्य में अदर वर्ड नहीं है, इसलिए हम सिंस या फॉर में से किसी एक को लिखेंगे। यहाँ जो समय दिया गया वह सुबह, सुबह में कोई भी संख्या नहीं है, तो हमने सिंस का यूज़ करना है। और उसके बाद हम सबसे आखिर में लिखेंगे टाइम को, और टाइम हमारा है सुबह, सुबह की इंग्लिश होती है मॉर्निंग। इस तरीके से तुम सुबह से ये कहानी पढ़ रहे हो, इस वाक्य की जो इंग्लिश बनी वो बनी है यू हैव बीन रीडिंग दिस स्टोरी सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से बड़े आराम से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव रूल को यूज़ करते हुए इस तरीके के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। तो आइए हर बार की तरह, जैसे कि मैं आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन देता हूं ताकि आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ हर बार की तरह मैं आपके लिए आज भी कुछ वाक्य लेकर आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इन वाक्य को आप अच्छे से समझें, देखें, और इन वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, और इनका आंसर लिखिए आप कमेंट बॉक्स पर। और जैसे ही आप इनका आंसर लिखेंगे, मैं जितनी जल्दी हो सके आपके उन आंसर्स पर फीडबैक दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।